हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएलपी पाठशाला। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जो कि है द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह इंडिया आते हैं और अल्टीमेटली अपना पावर सेटअप करके इंडिया पर रूल करने लगते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स के अलावा कुछ और भी यूरोपियन कंपनीज थी जो कि ट्रेड करने के लिए इंडिया आई। पर उनके बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ऐसी क्या कंडीशंस थी जो इन यूरोपियन कंपनीज को इंडिया ट्रेड करने के लिए आना पड़ा। सो व्हाई डिड यूरोपियन कंपनीज कम टू इंडिया? तो दोस्तों, इंडिया और यूरोप के बीच में एंशियंट टाइम से ही काफ़ी अच्छे ट्रेड रिलेशंस थे। इंडिया के कॉटन, सिल्क और स्पाइसेस हाईली डिमांडेड थे यूरोप के मार्केट में। मिडिल एज में इस ट्रेड के एशिया पार्ट को अरब मर्चेंट्स और मेडिटेरियन एंड यूरोपियन पार्ट्स को इटालियंस डील करते थे, और ये ट्रेड कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि प्रेजेंट डे इस्तांबुल होकर किया जाता था। लेकिन जब 1453 में टर्क्स ने एशिया पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया और कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया, तब ईस्ट और वेस्ट के ओल्ड ट्रेड रिलेशंस भी इनके कंट्रोल में आ गए। इसके अलावा मर्चेंट्स ऑफ वेनाइस एंड जेनोवा ने भी एशिया और यूरोप के ट्रेड के ओवर मोनोपोली इस्टेब्लिश करना चाहा, जिसकी वजह से जितने भी वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स थे उन्होंने नए ट्रेड रूट्स ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। इन वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में मेनली हैं पोर्टुगीज़ एंड स्पेन। ऑल्सो जो इन वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे कि स्पेन और पोर्टुगल की जो गवर्नमेंट थी, वो यहाँ के मर्चेंट्स के सी वॉयजेस को और नए इन्वेंशंस को स्पॉन्सर करती थी। नए इन्वेंशंस जैसे कि मैरिनर कंपास और लॉन्ग डिस्टेंस शिप्स बहुत हेल्पफुल थी नए ट्रेड रूट्स को डिस्कवर करने में। और इसी की वजह से 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि स्पेन के थे, वो अपनी वॉयज लेकर इंडिया के लिए निकले तो इंडिया के लिए थे, बट पहुंच गए अमेरिका। फाइनली इन 1498 वास्को ड गामा, जो कि पोर्टुगल के थे, उन्होंने एक नया सी रूट वाया द केप ऑफ गुड होप डिस्कवर किया इंडिया पहुंचने के लिए। तो चलिए अब इन यूरोपियंस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इनके बारे में जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इनका ऑर्डर क्या था इंडिया में आने का। सो ऑर्डर ऑफ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। सबसे पहले जो यूरोपियंस इंडिया में आए वो थे पोर्टुगीज़, जो कि 1498 में आए थे। और उसके बाद डच, जो कि 1602 में आए थे। और उसके बाद थे इंग्लिश, डेन्स एंड फ्रेंच, जिसमें हमें मेनली पोर्टुगीज़, डच और इंग्लिशमैन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोर्टुगीज़ की। पोर्टुगीज़ में सबसे पहले जो इंडिया आए वो थे वास्को ड गामा, जिन्होंने अभी मैंने बताया कि केप ऑफ गुड होप के थ्रू एक सी रूट को डिस्कवर किया। अब इंडिया आकर ये पहुँचे कैलिकट के सी पोर्ट पे, कैलिकट जो कि आज के केरला में है, और ये पहुँचे उसके सी पोर्ट पे 20 मई 1498 को, जहाँ पे उस टाइम के प्रेजेंट रूलर ने, जो कि किंग जैमोरिन थे, वास्को ड गामा का वेलकम किया और उन्हें कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी ग्रांट की ताकि वो अपना ट्रेड को प्रमोट कर सकें। ये परमिशंस या प्रिविलेजेस उन्होंने इसलिए ग्रांट की क्योंकि इससे जो ट्रेड लेवी, जो कि एक तरीके का टैक्स या जो चार्जेस आते थे, वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम थे फॉर द लोकल रूलर। फिर आफ्टर 3 months वास्को ड गामा रिटर्न्स बैक टू यूरोप। 3 महीने के बाद वास्को ड गामा यूरोप वापस चले गए विद अ रिच कार्गो। कार्गो इज़ बेसिकली अ शिप विच कैरीज गुड्स। तो वो एक रिच कार्गो के साथ, यानी कि भरे पूरे कार्गो के साथ वो वापस यूरोप चले गए। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ जाकर उन्होंने इस कार्गो को यूरोप के मार्केट्स में बेचा और काफ़ी अच्छे रेट्स पे बेचा, और इससे उन्हें 60 टाइम्स ज़्यादा रिटर्न्स मिले, जो भी उनके टोटल एक्सपेंसेस थे इस वॉयज पे, इस 3 महीने की वॉयज पे, उसका 60 टाइम्स ज़्यादा रिटर्न उन्हें इस वॉयज को सेल करके, इस कार्गो को सेल करके कमा लिया। उसके बाद 1501 AD में वास्को ड गामा फिर से इंडिया आए और उसने एक ट्रेडिंग फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। कहाँ पे की? कन्नौर में, जहाँ से इंडिया और पोर्टुगीज़ के बीच में जो ट्रेड लिंक्स थे वो बढ़ना स्टार्ट हुए। कन्नौर, कैलिकट और कोची, जो कि प्रेजेंट डे केरला में है, ये सब इम्पोर्टेंट पोर्टुगीज़ ट्रेडिंग सेंटर्स बन गए। उसके बाद ड्यू टू द इंक्रीजिंग पावर एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ पोर्टुगीज़, यानी कि बढ़ते हुए पावर और जो अनफेयर यानी कि गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस थी पोर्टुगीज़ की, इसकी वजह से जो किंग जैमोरिन थे और जो पोर्टुगीज़ थे उनके बीच में हॉस्टिलिटीज़ यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे।
और पोर्टुगीज़ ने ये भी डिमांड किया ज़ैमोरिन से कि वो जितने भी मुस्लिम ट्रेडर्स हैं उन्हें निकाल दें, जिसके लिए ज़ैमोरिन ने रिफ्यूज़ कर दिया और इसकी वजह से मिलिट्री फेस ऑफ हुआ ज़ैमोरिन और पोर्टुगीज़ के बीच में, यानी कि वॉर हुआ बेसिकली, जहाँ पे ज़ैमोरिन गेट्स डिफीटेड एंड इसकी वजह से पोर्टुगीज़ मिलिट्री की सुपीरियरिटी जो थी वो सेटअप हो गई। अब बात करते हैं द राइज ऑफ पोर्टुगीज़ पावर इन इंडिया। तो 1505 एडी में पोर्टुगीज़ के जो गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, वो इंडिया आए एक पॉलिसी के साथ टू एस्टैब्लिश ट्रेड कंट्रोल ओवर द इंडियन ओशन। वो एक ट्रेड कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहते थे हमारे इंडियन ओशन पे, और इसी ट्रेड पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है। ये ट्रेड पॉलिसी बेसिकली कार्टेज सिस्टम पे बेस्ड था। कार्टेज सिस्टम क्या होता है? ये एक नेवल ट्रेड लाइसेंस या फिर कह सकते हैं एक तरीके का पास होता है जो कि पोर्टुगीज़ कंपनी इशू करती थी किसी भी इंडियन या एशियन ट्रेडर को, अगर उन्हें इंडियन ओशन पे ट्रेड करना होता था तो। ऑल्सो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वॉज द फर्स्ट पोर्टुगीज़ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। 1509 एडी में सेकेंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने जो कि थे अल्फोंसो डी एल्बुक्वर्क। इन्होंने गोवा को कैप्चर किया 1510 एडी में और इन्हें रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज़ पावर कहा जाता था इंडिया में। उसके बाद 1530 एडी में नीनो दा कूना बिकेम द नेक्स्ट गवर्नर, वो अगले गवर्नर बने। नीनो दा कूना ने पोर्टुगीज़ की जो इंडियन कैपिटल थी उसे कोची से गोवा शिफ्ट किया। ऑल्सो इन्होंने दीव और बेसिन को एक्वायर किया फ्रॉम द रूलर ऑफ गुजरात जो कि उस टाइम पे बहादुर शाह थे इन 1535। इस तरीके से 1600 एडी के एंड तक पोर्टुगीज़ की पावर काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। इन्होंने ना सिर्फ गोवा, दीव, दमन और सालसेट को कैप्चर किया था, बल्कि इन्होंने इंडियन कोस्ट के अराउंड एक काफ़ी बिग एरिया में कंट्रोल भी इस्टेब्लिश कर लिया था। लेकिन 16th सेंचुरी के बाद से पोर्टुगीज़ की पावर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, इनकी पावर काफ़ी कम होने लगी। 1661 में जो पोर्टुगीज़ के किंग थे, पोर्टुगल के जो किंग थे, उन्होंने बॉम्बे को एज अ डावरी चार्ल्स II को दिया जो इंग्लैंड के थे, जिसकी वजह से बॉम्बे पे अब उनका कंट्रोल नहीं रहा। 1739 में मराठा ने सालसेट और बेसिन को पोर्टुगीज़ से कैप्चर कर लिया। तो इस तरीके से पोर्टुगीज़ की जो पावर थी वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई, लेकिन इसके बावजूद गोवा, दीव एंड दमन में इनका कंट्रोल 1961 तक बना रहा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली की वीडियोज़ में हम बाकी के यूरोपियंस एडवेंट को पढ़ेंगे।